हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2019 मेंस के पेपर में जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो मेंस में पूछे गए थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सीजीएल 19 में। और इससे पहले सीजीएल 19 प्री में जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए थे उनको मैंने सॉल्व कर रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कीजिएगा। और साथ ही साथ सीजीएल मेंस 2019 में जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए थे उनको मैंने सॉल्व कर रखा है। और अभी जो अप्रैल में पेपर चला था कुछ समय तक सीएचएसएल का, उसमें जो ज्योमेट्री इक्वेशन आए हैं, एवरेज इक्वेशन आए हैं, ये सब मैंने कवर कर रखा है। तो मैं हर एक तरह का जो एसएससी पेपर ले रही है आजकल बिल्कुल टीसीएस पैटर्न वाली, उनको मैं टॉपिक वाइज कवर करता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। और एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी प्रीवियस ईयर की कंप्लीट सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराता हूँ, और वो भी टॉपिक वाइज और टाइप वाइज भी। ठीक है, मतलब मैं पेपर को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करता हूँ शिफ्ट वाइज, ज़्यादातर आप देखेंगे मेरे चैनल पे टाइप वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे आपको बता दूं कि जैसे सीजीएल में मेंस में जितने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है उनको मैंने अलग अलग सॉल्व कर रखा है, मतलब टॉपिक वाइज मैंने सॉल्व किया है, चैप्टर वाइज आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं और एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जाकर के पूरी प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देखिए। ठीक है, फालतू के इधर उधर के वीडियो देखने से अच्छा है लॉकडाउन के अंतर्गत घर में बैठो और आराम से वीडियो देखो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो जो टीसीएस पूछ रही है आजकल। 2020 पूरा मैंने सॉल्व किया है, 19 सॉल्व किया है, 18 भी सॉल्व किया है, और 2011 से 18 तक सारे मेंस के क्वेश्चन मैंने ऐसे ही चैप्टर वाइज कवर कर रखे हैं, और बिल्कुल बेस्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की मैंने कोशिश करी है। आप ज़रूर से देखिए, और आप चाहें तो हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं आप तो जो आपसे बन पाए 50-100 आप ज़रूर से ट्रांसफ़र कीजिए। वैसे मैं चाहता हूँ एक सेटअप तैयार करना अपने लिए, जिसके लिए थोड़ी सी फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है, तो आप चाहें तो कुछ पैसे दे सकते हैं अपने मन से वॉलंटियरली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पे कर ही दो। ठीक है, जो आपको मन बने आप पे कर सकते हैं। आपके लिए पेमेंट की आईडी जो है हमारी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप अपने मन से चाहें तो वहाँ से पे कर सकते हैं, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी से। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर से कमेंट करना कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, फिर अल्टरनेट डेज पे, यानी कि कल आपको वीडियो नहीं मिलेगी, उसके अगले दिन फिर वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, तो तब तक आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, जरूर से सजेस्ट करना और कमेंट जरूर करना, और प्लेलिस्ट भी चेक करना। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल गौर से सुनना। ठीक है, पैसा देने वाला बात मैंने किसी को बिल्कुल फोर्स नहीं किया है। आप अपने मन से चाहें तो बस सेटअप तैयार करने तक का, वरना मैं कभी किसी से पैसा नहीं लेता हूँ। यूट्यूब पर सारा कंटेंट फ्री है ये। ठीक है, और फ्री में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ओके, चलते हैं आप पहले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्त, पहला सवाल हमारे पास क्या है यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है भाई कि किसी लंब पिरामिड, एक मिनट जरा सवाल को मैं वापस से ला लूँ। यस, ये पहला सवाल है। किसी लंब पिरामिड का जो आधार है यानी कि बेस है वो 10 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर है, वर्ग है। यदि इसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया आपको बताना है, LSA। ठीक है, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आप लेटरल सरफेस एरिया का किस्सा समझ लो। देखो एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले सबसे पहले जब भी आपको फॉर्मूला नहीं याद हो, जैसे यहाँ पर हमें पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है किसका, पिरामिड का। पिरामिड किसके जैसा होता है, पिरामिड बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, शंकु के, जिसको आप बोलते हैं कोन। ठीक है, ये जो शंकु होता है, कोन होता है, बिल्कुल इसके सिमिलर होता है। तो इसी से रिलेट करके आप इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे शंकु में पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है, जहां पर पाई आर क्या है तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 2πr इसके बेस का पेरीमीटर होता है, या सरकमफ्रेंस आप कह सकते हो, यानी कि परिधि होता है इसके आधार की। और आधार की परिधि का ये आधा है, 2πr का आधा है πr, और एल क्या है, एल आपको पता है तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, स्लांट हाइट है। तो हम यहाँ पर एल निकालेंगे कि हमें आर तो पता है, आर नहीं पता है। अब देखो मैं इससे रिलेट करने के लिए कह रहा था। ठीक है, अब रिलेट करने का मतलब मैंने पाई आर को आपको बताया कि ये पाई आर क्या है एक्चुअली में। पाई आर बेस का पेरीमीटर बाई 2 है, बेस के पेरीमीटर का आधा है, आधार का जो परिमाप होता है परिधि उसका आधा है, 2πr का आधा है। तो यहाँ पर भी हम वही बात बोलेंगे कि आपको पिरामिड का अगर आयतन लिखना है, सॉरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल LSA आपको बोलना है, तो आप बोलेंगे 1/2 और बेस का पेरीमीटर। ठीक है,
यानी कि आधार की परिमिति और इंटू का एल, एल मतलब स्लांट हाइट तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब देखो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपने कहाँ से निकाल लिया, आपने इससे रिलेट कर लिया। कैसे रिलेट किया, पाई आर यानी कि ये 2 पाई आर का आधा है, आधार की परिधि का आधा है, तो मैंने यहाँ पर बेस का पेरीमीटर बाई 2 कर दिया, यानी कि परिमाप का आधा, और इंटू का स्लांट हाइट एल लिख लिया, ठीक है। तो ये सारी बातें आप रिलेट करके ऐसे याद रखिए तो बेहतर होगा, आपको ऐसे फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि अब एल की जरूरत पड़ी है, तो एल कैसे निकालेंगे। देखो अगर एल निकालने आता है तब तो ठीक है, वरना मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला भी रट सकते हैं, ठीक है, जिसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये है मान लो वो स्क्वायर, और एक पिरामिड मैं बना देता हूँ जैसा इसमें बोला गया है उस तरीके का लगभग। देखिए ये मान लीजिए मैंने वो पिरामिड बना लिया। अब इसमें आपको एल निकालनी है। एल कौन सा होता है, देखिए ये अगर इसका मैं सेंटर बना लूँ तो ये यहाँ से जब हम खींचेंगे तो ये तो है हमारे पास एच, और ये है हमारे पास ए का आधा। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा दोस्तों कि यहाँ से जो मैं ये वाला लाइन खींच रहा हूँ, एक मिनट मैं क्लियर एक लाइन खींच देता हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ से ये मैं जो लाइन खींच रहा हूँ ये वाला, ये क्या है हमारा, ये एच है जिसे हमें निकालना है, बात समझ रहे हैं। अब सॉरी एच नहीं, ये एल है, ये जो बीच वाला है ये एच है, और ये जो है ये साइड का आधा है, और ये हमें एल बताना है। और ये अपना 90 डिग्री हो गया, यानी कि पाइथागोरस अब लगेगा, सीधी सी बात है। तो एल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एच का स्क्वायर, और प्लस ये जो छोटा वाला साइड है ये ए बाई 2 है, यानी कि ये जो वर्ग है, जो आधार है इसका, उसका साइड का आधा है ये, ठीक है। तो ये एक्चुअली में होगा ए बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आप कैसे एल का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप एल का मान निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। अब एल का मान निकालना है तो आप बोलेंगे दोस्तों कि एल इक्वल टू कितना हो सकता है, एच का स्क्वायर, एच सवाल में कितना दिया है 10 यानी कि 100, और प्लस ए बाई टू, ए बाई टू का मतलब 10 का आधा, 10 है यहाँ पर साइड तो 10 का आधा, 5 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये ओवरऑल 125 बन रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल कितना बन गया दोस्तों, 125 का वर्गमूल निकालना है तो 125 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5√5। तो एल का मान 5√5 हो गया, और हमें बताना था क्या, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने बोला था बेस का पेरीमीटर बाई 2। तो बेस का पेरीमीटर देखो, बेस क्या है, यहाँ पर एक वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड तो 10 हो गया, और इसका आधा और इंटू का एल, एल मतलब हमने कितना निकाल लिया है 5√5। अब ये 2 से 2 दूना 4 कट गया, और ओवरऑल आ गया 5 दूना 10 यानी कि 100√5, 100√5 यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। देखो इसको लेंदी प्रोसेस मत समझो, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। देखो जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट वे में सॉल्व करके दिखाऊं, छोटा से छोटा तरीका लगाऊं यहाँ पर। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि छोटा तरीका बताने के चक्कर में आप ऐसा कोई तरीका ना सीखो जो बस केवल वीडियो तक ही सीमित हो, यानी कि वीडियो में देख रहे हो तो आपको मज़ा आया, समझ में आ गया, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो आप वो भूल जाओ, जब आपके सामने क्वेश्चन आए तब याद नहीं पड़े, वापस से वीडियो निकाल के ढूंढना पड़े कि अरे किस सवाल में बताया गया था, एक बार देख लें कि क्या ट्रिक था। ऐसे नहीं, ठीक है। इस तरीके से पढ़िए जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करे और वो आपको एग्जाम हॉल के अंदर फ़ायदा पहुंचाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आ रही तो जरूर से लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी ठोस बेलन की ऊंचाई, ठोस बेलन है यानी कि सिलेंडर है, जिसकी हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास जो है यानी कि डायमीटर वो है 10 सेंटीमीटर, और प्रत्येक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लंबी है, और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई के दो शंक्वाकार छिद्र काटे गए हैं। मैंने थोड़ा फ्लो में सही से नहीं पढ़ा, फ्लो गड़बड़ हो गया, तो मैं वापस से पढ़ के आपको समझा देता हूँ कि देखो एक तो ठोस बेलन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर, और उसके आधार का जो व्यास है वो है 10 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो शंक्वाकार छिद्र यानी कि कोनिकल यहाँ पर होल बनाए जाते हैं, दो शंक्वाकार छिद्र काट कर निकाल दिए जाते हैं, और शेष जो ठोस बचता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है यानी कि सरफेस एरिया बताना है। बात क्लियर है, आप सवाल समझ गए हैं। मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये हो गया, मैंने एक बना दिया सिलेंडर यानी कि बेलन। अब देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि साउंड कम आ रही है, तो मैं फ़ोन से ही डायरेक्टली रिकॉर्ड करता हूँ। एक्चुअली में कोई इक्विपमेंट है नहीं मेरे पास, ना ही पेन टैब है और ना ही वो माइक जो आता है एक वो है। तो बस इन्हीं सेटअप के लिए मैं कह रहा था कि आप अपने तौर पे अपने लेवल पर अगर कुछ चाहते हैं पे करना, सपोर्ट करना हमें, तो आप कर सकते हैं जो भी आपके मन में बने,
ताकि हम जल्दी से जल्दी सेटअप तैयार कर पाएँ, ठीक है। और नहीं तो ऐसा नहीं है कि आज तक मेरे पास सेटअप नहीं था तो वीडियो नहीं आ रहा था, मैं बस अपने फ़ोन से ही बना रहा हूँ और इसी से बनती रहेगी, वीडियो आनी नहीं रुकेगी, भले कोई पे करे या ना करे, ये किसी को फोर्सफुली मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ये हो गया हमारे पास एक सिलेंडर और इसमें ये कह रहा है कि दोनों साइड से दो शंकु काटे गए हैं। तो मान लीजिए एक शंकु यहाँ से काट लिया गया, यहाँ से एक शंकु काट लिया गया और एक शंकु यहाँ से काट लिया गया। अब काटने के बाद जो एरिया बच रहा है उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। बहुत ध्यान से समझिए, पहले कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे समझिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो इसको काट कर निकाल दिया गया तो खेल अब बचेगा क्या, आप बताइए कि क्या क्या बचा। तो आप बोलेंगे अब अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि अब क्या क्या हमारे पास शेष बच गया है। देखिए हमारे पास ये वाला जो निकल जाएगा वो क्या क्या निकलेगा आप बताइए। जब दो शंकु काट कर निकालेंगे तो जो मैं कलर कर रहा हूँ देखिए, ये पार्ट कट के निकल जाएगा और ये पार्ट भी कट के निकल जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, ये दो पार्ट कट के निकल जाएंगे। और अब हमें कौन कौन सा एरिया निकालना रह जाएगा इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें इस टाइप का एरिया निकालना रह जाएगा, इस टाइप का। बात समझ रहे हैं, देखो यहाँ वाला जो सर्कुलर हिस्सा है वो कट के निकल गया और ये सर्कुलर एरिया कट के निकल गया। अब हमारे पास बस इतना सा चीज़ बचा है जो हमें निकालना है, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसमें ये दो दोनों साइड वाले हैं, ये और ये क्या है, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया है। शंकु बोल रहा हूँ मैं, बेलन, ठीक है। बेलन का CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल आप कह सकते हैं। और ये जो अंदर से ऐसे है, ये क्या है, ये शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल है और नीचे भी एक बार वैसा ही शंकु है। तो दो बार शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बच गया है और एक बार बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बच गया है, अगर आप बात को समझ पाए तो। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि इस बेलन में से, ये जो सिलेंडर है इसमें से ऊपर और नीचे से जब दो शंकु काटेंगे तो जो बाहर निकल कर आएगा उसमें ये गोला एक बाहर निकल जाएगा, गोला नहीं एक्चुअली में वृत्त, और ये वृत्त सर्कल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर शंकु बन रहा है ये भी तो एक सरफेस बना देगा अंदर कटने के बाद, ठीक है। जैसे मान लो एक आलू के अंदर से, मैंने बोला कि एक आलू के अंदर से मैंने एक हिस्सा काट कर निकाल दिया। अब जब आप कुछ हिस्सा काट कर निकालेंगे तो वो अपना अंदर ऐसा वैसा सरफेस बना देगा एक, ठीक है। जैसे गोल हिस्सा काट कर निकालेंगे तो एक गोल सा अंदर सरफेस बन जाएगा। वही मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक कोनिकल सरफेस बनेगा, यहाँ पर एक कोनिकल यानी कि शंकु जैसा होल बनेगा। तो वो ये दो शंकु जैसा जो चित्र बन रहा है, जो आप त्रिभुज जैसा समझ रहे हैं, या फिर जो लोग समझने वाले हैं वो तो शंकु ही समझेंगे। तो शंकु जैसा जो दो एरिया बन रहा है वो आपको दो बार शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल और ये जो साइड साइड वाला लाइन है इसके लिए हम बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि अब हमें जो निकालना है वो सीधी सी बात ये है कि 2 टाइम्स ऑफ हमें CSA निकालना है। किसका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मिनट। देखो एक बार बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकला है हमें CSA, किसके लिए, सिलेंडर के लिए, ठीक है। और प्लस 2 टाइम्स ऑफ हमें CSA निकालना पड़ेगा, किसका, CSA का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। ये किसका है, 2 टाइम्स ऑफ ये शंकु का यानी कि कोण का, ठीक है। दो बार हमें कोण का निकालना पड़ेगा क्योंकि एक ऊपर से कोण कटा है और एक नीचे से कोण कटा है, ठीक है। तो ये बस हम कर लेंगे। तो देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपको पता है कि ये 2πRh होता है, और ये 2 टाइम्स ऑफ और ये πRL होता है। शंकु का क्या होता है, πRL, ठीक है। अब देखो R दोनों के लिए सेम है क्योंकि दोनों का बेस सेम सर्कल पे है, सेम ही सर्कल है दोनों का बेस। तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि R दोनों में सेम हो गया। R अगर सेम हो गया तो हम R और पाई को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 2πR एक्चुअली में कॉमन ले लेते हैं एक ही बार। तो मैंने चलो यहाँ से 2πR मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2π और R कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा हमारे पास H और प्लस का L, बस यही चीज़ बचेगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो पाई का तो पाई ही रहने देते हैं और 2R का मतलब व्यास हो गया, और सवाल में व्यास दिया है, आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो हम 2R के बदले में 10 रख लेंगे तो ये एक्चुअली में 10 पाई बच गया। अब हमारे पास बाहर ये हो गया 10 पाई और अंदर हो गया H और प्लस का L। तो H और L हम लिख लेते हैं। H कितना है, देखिए सवाल में हाइट दिया है 30 और L आपको निकालनी पड़ेगी। तो L कैसे निकाल सकते हैं, L आपको पता है कि कर्ण का काम करता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखिए आपको आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, जब व्यास 10 था तो त्रिज्या 5 हो गया आधार का, और यहाँ पर आपको ऊंचाई दे रखा है 12। देखो जब आधार की त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 12 है, तो तीसरी कितनी होगी 13, 5 12 13 वाला आपको ट्रिपलेट याद होगा, वही 13 मैं यहाँ पे रख देता हूँ L के जगह पर। तो ये कितना आ जाएगा, 30 और 13 हो गया 43, और 10 से गुना करेंगे दैट इज 430 पाई, 430 पाई आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है, ठीक है। देखो केवल यहाँ पर फिगर को समझने की ज़रूरत है, बस बाकी काम तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे।
ये देखने में इतना बड़ा आपको लग रहा होगा भले ही, लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं। जैसे मैं अब इसको देखते ही समझ गया था कि मुझे क्या करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखना चालू करता। बस ये जो 3 स्टेप मैंने लिखा है, बस यही 3 स्टेप मैं डायरेक्ट लिखता, अगर लिखने की ज़रूरत पड़ती तो, वरना नहीं भी लिखता तो भी आंसर आ जाता। अब ये फेंकने वाली बात नहीं है और लपेटने वाली बात नहीं है, ठीक है? आप बस मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके से कि आपको लिखने की और फिगर को माइंड में समझने की ज़रूरत पड़े, ये ना कि फिगर बार-बार लिख के समझ रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल तैयारी के साथ और बिल्कुल मोटिवेशन के साथ और डेडिकेटेड होकर के पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इसके साथ ही और जितने भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल से संबंधित और सीपीओ से संबंधित सारी वीडियो को आपको देखना है, अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें भाई, यहाँ पे कह रहा है आपको कि 2 गोले हैं, ठीक है, ए और बी, इनकी त्रिज्याओं का जो योगफल है वो है 14 और ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अंतर जो है वो है 112 पाई। तो आपको ए और बी के आयतन का अनुपात बताना है, ठीक है? अब आयतन का अनुपात बताना है तो आपको पता है कि अगर रेडियस का हमें रेशियो मिल जाए या हाइट का रेशियो मिल जाए तो हम उसी का क्यूब करते हैं तो आयतन का अनुपात आता है, ठीक है? गोले में रेडियस का क्यूब ही मिलेगा आपको, हाइट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हाइट एक्चुअली में रेडियस ही काम कर देता है हाइट का, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हम रेडियस की बात करेंगे तो सवाल में त्रिज्याओं का योगफल दिया है। मैं एक त्रिज्या को बड़ा आर मान लेता हूँ, एक त्रिज्या को अगर छोटा आर मान लेता हूँ, तो सवाल के हिसाब से आप बोलेंगे कि बड़ा आर और प्लस छोटा आर ये 14 दे रखा है, ठीक है? और हमें ये दे रखा है दोस्तों कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 112 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गोला का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर अगर हम घटाएंगे तो 4 पाई आपको भी पता है कि कॉमन हो जाएगा। 4 पाई कॉमन होने का मतलब 4 इंटू 22/7, एक मिनट, 22/7, 4 पाई, और अंदर आएगा आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। ये बात आप अपने से समझ लीजिएगा अपने लेवल पे। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, लेकिन अंतर दिया है तो 4 पाई दोनों में मैंने कॉमन ले लिया और केवल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंदर रह गया, और सवाल के हिसाब से किसके बराबर है? 112 पाई के बराबर है, ठीक है? तो ये पाई से ये 22/7 तो मुझे लिखना ही नहीं चाहिए था ये देखकर, और इससे ये 28 बारी में कट जाएगा, ठीक है? दिस इज 28 टाइम्स। अब ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो है इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं अगर यहाँ से केवल आर माइनस आर लिखना चाहूँ तो आप बोलेंगे दोस्तों 28 और बटा का आर प्लस आर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसको हम ये वाला जो चीज़ है इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के आधार पर आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर। तो आर माइनस आर को तो मैं इधर ही रख दिया, आर प्लस आर को दूसरे साइड ले आया हूँ, और आर प्लस आर चूंकि सवाल में 14 दे रखा है, तो अगर ये 14 है तो 14 दूना 28 कट जाएगा, तो आर माइनस आर हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। अब यहाँ से एक बात समझिए कि हमें दो चीज़ पता चल गया, एक बार आर प्लस आर पता चल गया और आर माइनस आर पता चल गया। तो जब भी ऐसा केस बनता हो, आपने अगर मेरी अलजेब्रा वाली वीडियो देखी है तो मैंने बताया है कि अब यहाँ से मान निकालना काफ़ी आसान होता है। जब जोड़कर आधा करेंगे तो बड़ी वैल्यू आती है, घटाकर आधा करते हैं तो छोटी वैल्यू आती है, ठीक है? तो जोड़कर अगर आधा करेंगे, देखो 14 और 2, यहाँ पे 14 है यहाँ पे 2 है, जोड़कर आधा करेंगे तो 16 का आधा 8 आ जाएगा बड़ी वैल्यू, और जब घटाकर आधा करेंगे तो 14 में से 2 जाएगा 12 का आधा 6, ये छोटी वैल्यू आ गई। और हमें बताना था आयतन का अनुपात, तो आपको पता है कि V1/V2 क्या आएगा? आर बाई आर का क्यूब, यही आता है ना, जो रेडियस का रेशियो होगा उसका क्यूब कर देते हैं। तो रेशियो इनका कितना है? देखो 8/6 काटेंगे तो ये 4 दूना 8 और ये 3 दूना 6, बस इनका क्यूब कर दो। 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब कितना होगा? 27, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, अब यहाँ पे कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है वो है 3:4, ठीक है? त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 240 पाई। आयतन बताना है। कोई बात नहीं, देखो पहले त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, इसका मतलब ये है कि आर बाई एच कितना है हमारे पास दोस्तों? 3/4 है, यही है। अब आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो आप बोलेंगे पाई आर एल होता है, तो एल तो हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं रेशियो में मान लेता हूँ, जैसे इसको मान लेता हूँ मैं कि चलो ये 3K है आर का मान और 4K है एच का मान। तो यहाँ से आप अगर एल का मान लिखना चाहते हैं तो देखो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट आपको दिख रहा होगा। आर जब 3 है, एच 4 है, तो एल कितना होगा दोस्तों? 5 होगा, दैट इज 5K। के टाइम्स मैंने मान लिया है, ठीक है? के यहाँ पर मल्टीप्लायर है एक्चुअली में, बस आप ये समझ लीजिए। अब यहाँ से हम ये कहेंगे दोस्तों कि हमें सवाल में दिया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पाई आर एल, तो पाई हो गया और आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 3K
और एल के जगह पर कितना लिखेंगे 5K, और ये किसके बराबर है सवाल के हिसाब से 240 पाई के बराबर है। तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और ये 5×3=15 से इसको काटेंगे दोस्तों, तो 15 एक बार में कटेगा और 5×4=9, 15×6=90, यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू देखो, के दो बार है यहाँ पर, तो के स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई, तो के कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब के की वैल्यू अगर 4 आ गई तो हमसे पूछा क्या गया था यहाँ पर दोस्तों, आयतन पूछा गया था। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई के जगह पर तो पाई ही रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई ही दिया है, और पाई आर स्क्वायर एच, आर मतलब 3K का स्क्वायर, देखो सवाल में यहाँ पे आर का मतलब 3K है, तो 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर, और इंटू एच, एच हमारे पास कितना आया है दोस्तों, एच सवाल में 4K है, दिस इज 4K। बस अब ये 3 से काट लीजिए, 3×3=9, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 4×3=12 पाई, और इंटू के स्क्वायर, और ये के का क्यूब आ जाएगा, के यानी कि 4 का क्यूब कितना हो गया 64। बस यहाँ से गुना कीजिए तो 4×2=8, देखो लास्ट में 8 पाई आएगा, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो ऑप्शन डी सही है। आप गुना भी कर सकते हैं लेकिन यूनिट डिजिट से 8 बन रहा है, तो 8 अपना आंसर हो गया। इज इट क्लियर? आसान है सवाल, आप बात को समझ पाए होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसा। ये देखें दोस्त, नेक्स्ट सवाल है अपने पास, किसी लंब प्रिज्म का जो आधार है यानी कि बेस है वो 5 सेंटीमीटर साइड वाला एक नियमित षटभुज है यानी कि रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। यदि इसकी हाइट 12√3 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन बताइए। अब फिर प्रिज्म की बात आ रही है, तो प्रिज्म को जैसे मैंने आपको पहले सवाल में समझाया था दोस्तों 1 नंबर में, कि अगर पिरामिड की बात आती है तो आप शंकु से यानी कि कोण के फॉर्मूले से रिलेट कीजिए, और जब प्रिज्म की बात आती है प्रिज्म की, तो आप सिलेंडर यानी कि बेलन के फॉर्मूले से आप उसको रिलेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ। आयतन मैं समझूंगा कि बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर जो होता है बेस का एरिया होता है, आधार का क्षेत्रफल बेलन में, ठीक है। तो बेस का एरिया इंटू हाइट, यही होता है प्रिज्म का आयतन। तो हम यही समझेंगे दोस्तों कि प्रिज्म का जो आयतन होगा वो बेस का एरिया और इंटू का हाइट होने वाला है। तो यहाँ पर बेस का एरिया इंटू अगर मैं हाइट लिखूँ, देखो डायरेक्ट आप चाहें तो फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, कि जो वॉल्यूम होगा प्रिज्म का वो होगा बेस एरिया और इंटू का हाइट। बेस एरिया आप बोलेंगे बेस क्या है, यहाँ पर षटभुज है, तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही होता है। तो 6 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और इंटू साइड का स्क्वायर, साइड 5 है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 25 लिख देता हूँ, और इंटू का एच, हाइट कितना है 12√3। इज इट क्लियर? अब 4 से देखेंगे, ये 4×3=12 कट जाएगा, और ये √3 और ये √3 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 3×3=9 बचेगा, और 25 तक 150, ये कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? एक बार गुना चेक करते हैं सब चीज़ सही है क्या। ये हो गया 3 और 9, चलो गुना कर देते हैं, बेकार में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, लेकिन इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे 9 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो डीएस वगैरह भी नहीं लगेगा, तो हम गुना ही कर लेते हैं सिंपल सा। देखो 6 को 25 से गुना करेंगे तो 25×6 होता है 150, यानी कि ये आ गया हमारे पास 15 और 0, और यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, ये मिलके 3 बनाएगा, 3×3=9, यानी कि 15×9 होता है 135, और 0 तो 1350 अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अब मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल। दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे है कि एक लंब शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल है वो है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंब शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 12 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का यानी कि पाई आर एल बताना है, तो आपको पता है कि पाई आर और एल की जरूरत पड़ेगी। तो हमें रेडियस भी नहीं पता है, हाइट दिया है, तो हम एक बार रेडियस निकालते हैं कि रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो रेडियस के लिए आपको देखो आधार का क्षेत्रफल दिया है, शंकु का आधार कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम ये बोलेंगे दोस्तों कि पाई और इंटू का आर स्क्वायर सवाल में दिया है 81 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, और अगर आर स्क्वायर 81 है तो आर कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 9 हो जाएगी। अब हमें एच की वैल्यू सवाल में दे रखा है, एच कितना है देखो 12 है, तो अब हमें एल की जरूरत है। एल कैसे लिखेंगे, देखो 9 और 12 का रेशियो आप 3 से काटेंगे तो 3 और 4 बन रहा है, तो मैं समझ गया कि 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है। ये 3 का 3 गुना है, ये 4 का 3 गुना है, तो ये 5 का 3 गुना बनेगा, यानी कि ये कितना आएगा दोस्तों 15 आएगा। एल का मान कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया। अब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल जो कर्व सरफेस एरिया होता है शंकु में वो पाई आर एल होता है, तो पाई और आर इंटू का एल,
आर कितना है दोस्तों 9 और एल कितना है 15, तो 15 निम्न 135, तो ये आ गया हमारे पास 135 पाई। तो आसान सवाल था, ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं था। आगे बढ़ते हैं अब। ये सवाल देखिए दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की जो लेंथ दी है वो 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। उनके डायगोनल के स्क्वायर का सम हमें बताना है कि उनके जो डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, उनके वर्गों का योगफल क्या होगा। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि वर्गों का जो योग होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये होता है उनके 2 टाइम्स ऑफ पहला साइड का स्क्वायर और प्लस दूसरा साइड का स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो ये ठीक है। नहीं याद है तो आप इसको याद रख लीजिए। देखो मैं ऐसे एक डायग्राम के थ्रू आपको हल्का सा बात बता देता हूँ कि ये आपको याद रखना है कि अगर ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है, यानी कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है और इसमें ये साइड मान लो ए है, ये साइड बी है, तो ये सामने वाले साइड सेम होते हैं, यानी कि ये भी ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। और ये पहला डायगोनल को मान लो मैंने D1 मान लिया और दूसरे डायगोनल को D2 मान लिया, तो ऐसे केस में ये वाला केस बनता है। या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल होगा, यानी कि D1 का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर जो होगा, ये सभी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि पहला भुजा यहाँ पर ए स्क्वायर, पहले भुजा का स्क्वायर, फिर दूसरे भुजा का स्क्वायर, फिर तीसरे भुजा का स्क्वायर और फिर चौथे भुजा का स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली बोला था कि आप डायरेक्ट इस चीज़ को एक ही बार याद कर लो, ये वाला 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा आपका डायरेक्ट 2, और पहला साइड है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और दूसरा साइड है 10, उसका स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 109 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों 218। तो इसका आंसर होगा 218, यानी कि ऑप्शन सी। देखो मैंने कॉन्सेप्ट भी बगल में बता दिया है कि क्या थ्योरी यहाँ पे लगी है, आप उसको भी याद रखिएगा। और ज़रूर से हमारा चैनल एनके मैथ सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दोस्तों के पास भी शेयर करें। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धात्विक गोला है, उसको पिघलाया जाता है और फिर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोलाकार गेंद बनाई जाती है। ठीक है, मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी गेंदें जो बनी है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योगफलों का रेशियो बताना है, क्या होगा। मुश्किल नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे, कितने बॉल हैं एक्चुअली में यहाँ पर। तो आप बोले हैं कि नंबर ऑफ बॉल कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जब भी एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है पिघलाकर, रीकास्ट जब भी की जाए, यानी कि एक चीज़ को पिघलाया जाए दूसरा चीज़ बनाया जाए, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन सेम रहता है। तो हम वही बात करेंगे, आयतन को केवल डिवाइड कर लो, बड़ा आयतन बटा छोटा आयतन कर लो, तो नंबर हमेशा निकल आते हैं। तो हम ये कहें कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉल्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स ये कितने होंगे, एक मिनट, ये होगा डायरेक्ट आप कहेंगे कि हम क्यूब करेंगे किस चीज़ का दोस्तों, वॉल्यूम के रेशियो का। यानी कि पहला वॉल्यूम और बटा दूसरा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब यहाँ पर देखो आर पता है हमें, तो आर का क्यूब वॉल्यूम यही होता है, तो डायरेक्ट हम आर का रेशियो लेकर के और क्यूब निकालेंगे एक ही बार। ठीक है, यानी कि बड़ा वाला का आयतन बटा छोटा वाला का आयतन करते हैं, तो एक्चुअली में जब रेशियो निकालेंगे तो केवल आर ही बचता है आयतन में। आपको पता है कि पाई तो कटना है, 4/3 पाई कट जाएगा, तो हम आर केवल लिख लेते हैं। पहले का आर है 15 और छोटे वाले का आर है 3, तो 15 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का क्यूब 125, यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स 125 हो गए। इतनी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, जो गेंदों की संख्या है वो बड़े का आयतन बटा छोटे वाले का आयतन हम लिखते हैं, बड़े गोले का आयतन बटा छोटी छोटी जो गोलियां बन रही है उनकी आयतन किसी एक का। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बनेगा, छोटे गोले में भी 4/3 पाई आएगा। तो ये पाई वाले तो सिस्टम कट गए और 4/3 केवल ऊपर बड़ा आर का क्यूब और नीचे छोटा आर का क्यूब बचेगा। तो वही मैंने निकाल दिया कि पहले डिवाइड ही कर देते हैं फिर पावर 3 कर देते हैं। तो 15 को 3 से डिवाइड किया 5, और 5 का क्यूब कितना आ गया 125, यानी कि 125 गोलियां बनेंगी। अब रेशियो में हमें क्या बताना है, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब जो रेशियो हमें बताना है, रेशियो में आपको बताना है दोस्तों कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल रेशियो बताना है, तो रेशियो किस पर डिपेंड करेगा, केवल आर के स्क्वायर पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन 4 पाई तो कट जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट चीज है, तो आर स्क्वायर केवल बचेगा। तो ऊपर हम बोलेंगे बड़े गोले का रेडियस का स्क्वायर और नीचे छोटे गोले के रेडियस का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये छोटे गोले के रेडियस का स्क्वायर। अब छोटे गोले कितने हैं वो भी हमें लेना पड़ेगा, मान लो अगर एन होता तो ऐसे हम एन लिख देते हैं। अब बड़ा आर का स्क्वायर यानी कि 15 गुणा का 15, ठीक है, और नीचे एन टाइम्स एन का मतलब 125 गोले बने हैं, तो 125 और इंटू छोटे आर का स्क्वायर जो कि 9 है। ठीक है, तो ये 9 से तो कट जाएगा ना, इसमें भी 3 है तो 5 बार में कट जाएगा, और इसमें भी 3 है तो ये 5, और 5 बचे 25 बचे 125। ये 1/5 आ रहा है, 1/5 का मतलब 1:5। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल देखें दोस्त, यहाँ पे कह रहा है आपको कि एक घनाभ आकार, घनाभ आकार यानी कि
क्यूबोइडियल है, आयत फलंकी ऐसा कुछ दिया है। आयत फलंकी का मतलब अब वो जब घनाभाकार का है तो आयत फलक वाला ही होगा, ठीक है। कि टंकी के 3 आसन फलकों, ठीक है, का क्षेत्रफल आपको दिया है 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर एंड 16 मीटर स्क्वायर। तो टंकी की क्षमता बतानी है। पहले आप एक बार इस बात को डायग्राम से समझ लो कि क्या पूछा गया है। सवाल मुश्किल नहीं है, डायग्राम से पहले एक बार आप समझिए। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पर क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है। इस शेप का एक टंकी है, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। इस शेप का एक टंकी है। अब इसमें आपसे ये कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पर कि क्या कह रहा है सवाल में। इसमें लेट से ये एल है और ये बी है और ये एच है। तो आपको 3 एरिया दिया हुआ है यहाँ पर, 3 एडजेसेंट जो फेसेस हैं उनका एरिया दिया है। यानी कि मान लो एक इसका एरिया दिया है अपने हिसाब से, ठीक है। आप दूसरा मान सकते हैं यहाँ पर कि दूसरा एरिया मान लीजिए इसका दिया है एक एरिया, और एक एरिया आप सामने वाला का मानेंगे। सामने वाले का मतलब इसका एरिया आप एक मान सकते हैं कि एक एरिया आपको ये वाला दिया है। तो आपसे आयतन पूछ रहा है, क्षमता का मतलब आयतन, ठीक है। तो हम बोलेंगे दोस्तों तीनों अलग अलग एरिया लिखते हैं। तो सबसे नीचे वाले सरफेस का एरिया हम ये कहेंगे कि एल बी होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, बस इसको हटा लें। यस। तो सबसे नीचे वाले का एरिया क्या होगा दोस्तों, एल बी होगा। एक यहाँ पर देख सकते हैं आप बी इंटू एच होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो बी इंटू एच, और एक बार क्या होगा दोस्तों, एच एल होगा, यही होगा। और तीनों आपको पता है कि एक 3 दे रखा है, एक 12 दे रखा है, एक 16, किसी को भी कोई रख लो। और हमें क्षमता बताना है, कैपेसिटी, यानी कि हमें वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, एल बी एच होता है। अब एल बी एच हमें निकालना है तो हम तीनों को गुना कर देते हैं, सीधी सी बात है। आपको पता है कि अगर इनको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा एल बी और एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एल 2 बार है, एच भी 2 बार है और बी भी 2 बार है। और ये आएगा कितना दोस्तों, स्क्वायर करके देखो, 16 तिया 48 या 12 तिया 36 गुना 16 हम लिख लेते हैं, 36 गुना का 16। तो यहाँ से केवल एल बी एच अगर आप लिखना चाहते हैं तो 36 का वर्गमूल 6 और 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। तो यह आ जाएगा 6 चौका 24। 24 वाला अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब आप बोले कि ये 3 जीरो कहाँ से आएगा, तो दोस्तों हमारा आंसर मीटर क्यूब में आया है, लेकिन सवाल में लीटर में बताना है। तो मीटर क्यूब को जब लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुना करते हैं, जब आप 1000 से गुना करेंगे तो ये 24,000 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ पर, नॉन जीरो जो नंबर्स हैं वो, या डिजिट आप कह लो, डिजिट कहना चाहिए हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, और समझ में आ रहा है तो जरूर से एक बार कमेंट करना, ठीक है। और सारी प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना, प्लेलिस्ट में इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं, आपको जरूर से उनको देखना चाहिए। और पवन राव सर की जो बुक आती है उसमें भी मैंने कई सारे लगभग 100 क्वेश्चन उसका सॉल्व किया है मेंसुरेशन का, आप उसे भी जा करके देखिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप में से कोई चाहता है कि पवन राव सर के बाकी जो पीडीएफ्स हैं पेड कोर्सेज वाले, उनको मैं सॉल्व करूं, खासकर ज्योमेट्री या मेंसुरेशन को, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसी वीडियो में, या किसी भी वीडियो में बोल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ये सवाल देखिए, अब अगला सवाल इसमें कह रहा है किसी लंब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुनी है, तो बेलन की क्षमता बतानी है कितनी होगी। ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुनी है, ठीक है। चलो अब देखो, ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुनी है, इसका क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे इसका मतलब है कि हाइट जो है ये 3r के बराबर है। इज इट क्लियर। अब आपको यहाँ पर बेलन की क्षमता बतानी है, यानी कि बेलन का आयतन बताना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, यही बताना है। तो जरूरत हमें देखो, अगर पाई आर स्क्वायर एच लिखना है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई के लिए तो सवाल के हिसाब से हम 22/7 ही लिख लेंगे। आर स्क्वायर के लिए हमें आर की जरूरत पड़ेगी, और एच की जगह पर हम 3r लिख देते हैं। इज इट क्लियर। तो हमें आर क्यूब की अब जरूरत पड़ेगी, कुल मिलाकर आर क्यूब की हमें जरूरत पड़ेगी, ये आर के बराबर, बाकी तो न्यूमेरिक वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, इतना देख के आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि आंसर हमारा क्या होगा, 22 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 22 का मतलब कि 11 से कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो ये तो हम बाद में चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो यहीं पर चेक कर लें, ठीक है। लेकिन एक बार पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आर का कोई ऐसा वैल्यू तो नहीं है जिसमें नीचे 11 आ जाए, क्योंकि अगर आर की वैल्यू में नीचे 11 आ गया तब तो इसमें से 11 कट जाएगा, तो पत्ता साफ हो जाएगा इसका, और आंसर गलत निकल जाएगा हम लोगों का। इसीलिए पहले एक बार हम जरा श्योर हो लेते हैं। देखो, जब टाइम नहीं होता है तब आप ये खेल खेल सकते हैं, लेकिन ये खेल खेलने से पहले ये रिस्की खेल है दोस्तों, इससे पहले आपको एक बार आर की वैल्यू को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि क्या आर की वैल्यू में कहीं 11 तो नहीं आ रहा है नीचे।
तो चलो आर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम सीधी सी यहाँ पर आते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का दिया है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, तो हम लिख लेते हैं 2 पाई का मतलब हो गया 22/7। आर तो हमें पता ही नहीं है और एच की जगह पर मैं 3r लिख देता हूँ। और ये किसके बराबर है, 36 और 96 के बराबर है, ये 9 है। ठीक है, अब काटिए जो भी कट रहा है यहाँ से। तो अगर आप इसको 22 से ही काट लें डायरेक्ट, या 11 से पहले काट सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अगर 11 से काटेंगे तो देखो ये 11 तियाँ तो 33 कटेगा, और 3 9 11 तियाँ 33 और 11 छक 66, और ये 2 से 11 बारी में कट जाएगा। अब ये देखो 4 तियाँ 12 है, ये पूरा काट लें तो 2 दूना 4 तियाँ 12 से इसको काटते हैं, 12 से कट जाएगा। तो आप बोलेंगे दोस्तों 12 दूना 24 और 12 अट्ठे 96, 28 बार में कट गया। तो यहाँ से आर का जो क्यूब आ रहा है दोस्तों, ये 28 गुना का 7 आ रहा है, 28 गुना का 7, यही आ रहा है। 7 चौक 28 और गुना का 7, कुछ छूट गया क्या? 1 मिनट चेक करना पड़ेगा जरा। अच्छा अच्छा, मैंने 12 मान के कटा दिया है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 भी तो बचेगा, ये भी बात तो है। चलो 28 गुना 7 ही मान लो, आर क्यूब बराबर इतना आ गया। ठीक है, तो और ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, एक्चुअली में आर क्यूब की नहीं, थोड़ी सी गलती हो रही है यहाँ पे। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, दिस इज आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे दोस्तों कि 28 में भी 7 है तो एक 7 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 यानी कि 14 हो गया। आर की वैल्यू 14 आ गई बस। अब आर की वैल्यू 14 आ गई तो जो पूछ रहा है आपसे वो निकाल लीजिए, सीधी सी बात है, अब कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको बेलन का आयतन बताना था तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 22/7। अच्छा देखो आर की वैल्यू में यहाँ पर भी नहीं आया, आप देख रहे हैं कि नहीं, आर की वैल्यू में 11 नहीं आया, तो आंसर 11 से कटेगा, सीधी सी बात है। तो 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब हो गया 14 गुना का 14 और इंटू का 3 और फिर से एक बार 14, यही आएगा मुझे लगता है। आप एक बार चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर लेना कि क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ से आंसर निकालना है तो मैं इसको काट लेता हूँ, तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा। हमें गुना करना रहेगा, देखो 22 और गुना का 2 और गुना का एक बार 3 है और 2 बार 14 है, ये गुना करना है इतना लंबा चौड़ा, ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक बार और 14 है। और हमें आंसर लीटर में बताना है, तो वापस से हमें लीटर में बदलने के लिए आपको पॉइंट पॉइंट इधर उधर खिसकाने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार चेक करते हैं कि पॉइंट इधर उधर खिसकाने से मल्टीपल चेंज नहीं होते हैं। तो हम एक बार यहाँ पर मल्टीपल चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो इसमें क्या क्या है, तो आप बोलेंगे दोस्तों एक बार तो 3 है, बात समझ रहे हैं, एक बार 3 है तो आंसर 3 से कटेगा। 2 बार 14 14 है यानी कि आंसर 7 से भी कटेगा, 22 है तो आंसर 11 से भी कटेगा। तो 11 से कटेगा, 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, आपको जिसका मल्टीपल ढूंढना है जैसे आप ढूंढ लो। ठीक है, या फिर आप डीएस चेक कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका होगा यहाँ पर डीएस चेक करने का। मैं डीएस ही लगाकर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, पहले तो आप चाहो अगर 11 का मल्टीपल ढूंढना, डीएस लगा के एक बार देखते हैं कि क्या डीएस सेट होता है, या कहीं पर देखो आप कहीं पर डेटा एरर होगा तो डीएस नहीं लग पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कहीं मिस्टेक हो गया है गुना भाग में। लेकिन जब मल्टीपल चेक करेंगे तो वो चल जाएगा बीच में, डीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। फिर भी एक बार लगा कर देखते हैं, डीएस लगाना है तो देखो इसका 2 दूना 4 दूना 8, 8 तियाँ 24 का 6 होगा, और ये 7 है, 7 सत्ते 49, 9 तो लेंगे नहीं तो बचेगा हमारे पास 4, तो 6 चौके 24 यानी कि 4 2 6 बन रहा है डीएस। एक बार वापस से क्रॉस चेक करता हूँ कि डीएस 6 ही बनेगा ना। देखिए इसका कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, इसका तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तियाँ 24 का 6 बन गया, और गुना में ये देखो 4 और 1 5, और ये भी 4 और 1 5, 5 पचे 25, 25 का डीएस कितना होगा, 7 होगा, 7 छक 42 का डीएस फिर से 4 और 2 6 आएगा, यानी कि डीएस 6 आएगा। तो हम एक बार चेक करते हैं, इसमें देखो 9 तो नहीं लेते हैं, 8 और 1 9 नहीं हुआ, ये देखो 7 और 3 10 8 18, इसका 9 आ रहा है, नहीं हुआ। पहले ऑप्शन का चेक करो या तीसरे का चेक करते हैं, ये छोटा है चेक करने में, तो ये 9 तो नहीं होगा, 7 2 9 भी नहीं होगा, 5 ये भी नहीं हुआ। अब ये एक लौता बनता है तो ये अपना आंसर होगा। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, देखो मैं भी चेक कर लेता हूँ। 7 और 2 9 तो नहीं लेते हैं, 8 2 10 5 15 का 6 बन जाएगा बिल्कुल भी, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आपको गुना भाग थोड़ा कम करना है, आई मीन टू से कैलकुलेशन अगर आपको रिड्यूस करनी है, तो आपको डिजिटल सम यानी कि डीएस, फिर से मल्टीप्लायर वगैरह, मल्टीप्लिकेशन या फिर यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है,
और अगर आपने मेरा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन नहीं देखा है, आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग इनको रियल क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल क्लासरूम के अंदर सीख लिया, वीडियो में देख लिया, ऐसे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पे डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए पहले। ये सवाल देखिए, अब इसमें क्या कह रहे हैं दोस्तों, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और उनकी आयतनों का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात बताना है। देखो बेलन का आयतन का रेशियो आपको दिया है, वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो यानी कि V1/V2 हम कैसे लिखते हैं वॉल्यूम का रेशियो, तो आप बोलेंगे दोस्तों बेलन का जो आयतन होगा वो डिपेंड करता है आर स्क्वायर और एच पर, पाई तो कट जाएगा, तो हम आर स्क्वायर और एच ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी हम लिखेंगे R2 का स्क्वायर और इंटू H2, यही लिखेंगे, ये R2 का स्क्वायर है। अब आप देखिए वॉल्यूम का रेशियो हमें सवाल में दिया है, वॉल्यूम एक का वॉल्यूम है 27 और एक का 16, तो मैं 27/16 लिख देता हूँ, और बराबर R1 और R2 का भी रेशियो पता है 3 और 2 का, लेकिन हमें स्क्वायर लिखना है तो 3 3 9 लिखेंगे और 2 दूना 4, और गुना में H1/H2 हमें अनुपात तो बताना है, यह है हाइट का, तो ये 9 से कट जाएगा दोस्तों, 9 3 27 और ये 4 4 16, तो H1/H2 जो है हमारे पास ये बच गया 3/4, और यही अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक मिनट, देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और फिर से 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं, और इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है और 1.5 सेंटीमीटर होती है। तीसरी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यानी कि सरफेस एरिया बताना है, थर्ड जो बॉल है उसकी। मुश्किल नहीं है सवाल, बिल्कुल इजी ही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी शायद, अब करके देखते हैं। पहले तो ये दिया है कि 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक जो सॉलिड स्फीयर है यहाँ पर, उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है और 3 छोटे छोटे बॉल्स बनाए जाते हैं। तो मैंने बोला था कि जब भी मेल्ट किया जाए, रिकास्ट किया जाए, यानी फिर पिघला कर और दूसरा चीज़ बनाया जाए, तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा V, ये बराबर होगा दोस्तों तीनों छोटे छोटे गोलियों के आयतन के योग के बराबर होगा, ठीक है, सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द 3 बॉल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। अब देखो वॉल्यूम डिपेंड किस पे करेगा, देखो जो बड़ा चीज़ है वो भी गोला है और जो पिघलाकर बनाए जाते हैं वो भी गोले के जैसे ही हैं, ये भी गोले हैं, गोली का मतलब गोला छोटा सा बस साइज में, ठीक है। तो फॉर्मूला सब जगह सेम अप्लाई होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई तो सब में है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा अब हमारे पास वॉल्यूम किस पर, केवल आर के क्यूब पर, ठीक है, आर क्यूब पर डिपेंड करने वाला है, तो इसीलिए मैं केवल आर क्यूब लेकर चलूंगा आगे, ठीक है। देखो मैं वॉल्यूम के बदले में लिख देता हूँ कि बड़ा जो गोला है उसके आयतन के लिए बड़ा आर क्यूब, और बाकी सब के लिए मैं R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस R3 का क्यूब मैं लिख देता हूँ, ठीक है, R3 का क्यूब, ये समझ लेना अपना क्या लिखा गया है, ठीक है। अब देखो बड़े गोले के लिए आपको रेडियस पता है कि 3 है, तो 3 का क्यूब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, 3 का क्यूब कितना हो गया भाई 27, एक मिनट, 3 का क्यूब हो गया 27, और एक आर कितना है, देखो एक आर आपको सवाल में दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक का, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, एक का त्रिज्या है 1.5 यानी कि 15 का क्यूब कितना होता है 3375, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो 3375 और 0.3 के बाद ही लग जाएगा और प्लस लास्ट वाला आर क्यूब बच जाता है, तो लास्ट में हम केवल आर क्यूब लिख देते हैं। अब यहाँ से अगर आप लिखते हैं दोस्तों तो आर क्यूब कितना बचेगा, देखो 27 और माइनस का 27 में से 8 3 11 पहले घटा दो, तो शायद 27 में से 11 जाएगा तो 16 बचेगा, और माइनस का 0.375, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 में से 375 घटाएंगे तो पहले तो 15 बचेगा, और पॉइंट का एक में से एक घटा दो तो 10 में से 5 जाएगा 5, और 9 में से 7 जाएगा 2, और 9 में से 3 जाएगा 6। आर क्यूब की वैल्यू अगर इतनी आ गई तो ये किसका क्यूब है आपको भी पता होगा, ये 25 का क्यूब है, तो 2.5 आ जाएगा आर की वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि आर की वैल्यू जो आएगी दोस्तों, आर कितनी आ जाएगी 2.5। अब आर की वैल्यू 2.5 आ गई हमारे पास, और हमें निकालना था तीसरी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों गोले का, तो आपको पता है कि 4πr² होता है, गोली का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², तो 4 पाई के जगह पर तो पाई ही छोड़ देंगे क्योंकि सवाल में पाई ही है, आर स्क्वायर की जगह पर 2.5 का स्क्वायर, तो मैं इसको 25/10 लिख लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट हटा के 2 बार स्क्वायर करना है। तो अब देखो ये 25 चौके 100 कट जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों 25 पाई, ठीक है, 25 और पाई बचेगा, ये अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। आसान है, उतने अब बड़ा भी कैलकुलेशन नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। अब ये सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, एक मिनट, यस,
सवाल था 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक वर्ग है। ठीक है, प्रिज्म की बात की जा रही है और इसका जो आयतन है यानी कि वॉल्यूम वो है 160 सेंटीमीटर क्यूब। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब प्रिज्म किसके जैसा होता है? बेलन के जैसा। आप सिलेंडर से उसको रिलेट कीजिए, तो जो ऐसे सिलेंडर का हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं वैसे ही उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया होता है टी एस ए, ये किसके बराबर होता है? ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए और प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। ठीक है, बी ए का मतलब आप बेस एरिया समझ लीजिए, मैंने बी ए लिख दिया। ठीक है, यानी कि देखो अगर ये मैं बेलन की ही बात करूं तो बेलन का हम टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं तो ये साइड साइड का हम लिखेंगे जिसको सी एस ए बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस का ये बटम का एरिया और फिर टॉप का एरिया। बटम और टॉप का मतलब 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया यानी कि 2 गुना में आधार का क्षेत्रफल। तो हम इसको क्या बोलते हैं? बटम एरिया बी ए में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना में आधार का क्षेत्रफल। ये होता है टोटल सरफेस एरिया किसके लिए? एक प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिज्म में देखो अब हमें जरूरत किसकी किसकी है? प्रिज्म चूंकि एक इसका आधार जो है वो वर्ग वाला है। ठीक है, लेकिन वर्ग की भुजा हमें नहीं पता है। हमें ये दिया है कि 10 ऊंचाई वाला है। ठीक है, एक ठोस लंब प्रिज्म जिसका आधार क्या है? एक वर्ग है और आयतन दिया है। ठीक है, लेकिन हमें वर्ग का जो भुजा है वो नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें भुजा निकालना पड़ेगा वर्ग का। तो हमें जो दिया है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें आयतन दिया है और आयतन हम कैसे लिखते हैं? देखो बेलन का आयतन कैसे लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है? आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे दोस्तों, बेस का एरिया और इंटू का हाइट। ये होगा वॉल्यूम और ये किसके बराबर है? 160 के बराबर। तो बेस का एरिया कितना होगा? चूंकि आधार एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा दैट इज ए स्क्वायर और इंटू का हाइट। तो हाइट कितना होगा यहाँ पर दोस्तों? 10 है सवाल में हाइट और इंटू का 160। तो ये 0 से 0 कट गया और ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4। तो हमने ए की वैल्यू तो 4 निकाल ली। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि टी ए से कैसे निकालते हैं दोस्तों? कर्व्ड सरफेस एरिया और इंटू का 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर किसका? प्रिज्म का। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार की परिमिति और गुना में ऊंचाई। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस और इंटू का हाइट। आधार की परिधि और इंटू का ऊंचाई। तो आधार का परिमाप हम कैसे लिखेंगे? आधार का परिमाप, आधार चूंकि एक वर्ग है तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 4 हो गया क्योंकि साइड 4 ही आया है। और इंटू का हाइट, देखो आधार का परिमाप और इंटू का ऊंचाई यही होता है आपका सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, आप 2 पाई आर एच से ये बात समझ सकते हैं। 2 पाई आर एच से 2 पाई आर क्या है? आधार की परिधि और इंटू का ऊंचाई। तो वही बात मैं लिख रहा हूँ, आधार का परिमाप और इंटू का हाइट। तो आधार का परिमाप 4 इंटू साइड होगा तो 4 इंटू साइड 4 हो गया और इंटू का ऊंचाई सवाल में 10 दे रखा है तो 10। और प्लस का क्या हमने बोला था? 2 इंटू बेस का एरिया। तो 2 और बेस कैसा है? बेस एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 4 चौके 16। अब ये कितना आ जाएगा? 4 चौके 16, यहाँ भी आ गया 4 चौके 16 और 0 तो ये 160 बनेगा और ये 16 दूना 32। 160 और 32 कितना होगा? 192। ये अपना आंसर होगा यानी कि ए सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते देखें भाई अगला सवाल क्या दिया है आपको। अगले सवाल में बोला गया है कि लोहे से बनी एक बेलनाकार रोलर है। ठीक है, आयरन से बना एक रोलर है जिसकी लेंथ है 1.2 मीटर। इसकी आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस 24 सेंटीमीटर है और इसमें जो लोहा लगाया गया है उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो है 15 सेंटीमीटर। तो आपको रोलर का द्रव्यमान बताना है। द्रव्यमान बोले तो मास। ठीक है, मास बताना है और केजी में बताना है। और ये दिया है कि लोहे का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। तो हिंदी में थोड़ा एरर है, इंग्लिश में ठीक दिया है कि लोहे का जो द्रव्यमान है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम मास। ठीक है, तो यहाँ से हमें आयतन निकाल करके और 8 से गुना करना है। सीधी सी बात यही है, हमें आयतन निकालना है और उसको 8 से गुना कर देंगे। तो आयतन निकालने के लिए आपको पता है कि ये बेलन है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर और एच की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप एक बात डायग्राम से समझिए यहाँ पर कि बेलन कुछ इस तरीके का है, ऐसे। ठीक है, और ये चूंकि इसमें थिकनेस दिया है तो एक और बेलन इसके अंदर ऐसा बनाना पड़ेगा आपको समझने के लिए। एक मिनट, ये ऐसे है। ठीक है, इस तरह का बेलन दिया गया है। अब इसमें और क्या क्या दिया गया है आपको? ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ दे रखी है कितनी? 1.2 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से गुना करेंगे तो ये 120 सेंटीमीटर दिया है आपको ये लेंथ। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और आपको क्या दे रखा है? आंतरिक त्रिज्या यानी कि इंटरनल रेडियस दिया है 24 सेंटीमीटर।
बाहरी त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी मोटाई जोड़ेंगे। देखो ये है मोटाई इसकी, ये वाली मोटाई है, तो मोटाई हम जोड़ेंगे आंतरिक त्रिज्या में। तो 24 में इसका जो मोटाई है वो है 15, जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 39, यानी कि 39 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या हो गई। अब इसके आगे हमारे लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे जो हमसे पूछ रहा है। हमसे क्या पूछा है कि आयरन का बताओ कि कितना द्रव्यमान है लोहे का। ठीक है, तो लोहे का द्रव्यमान निकालने के लिए आपको पता है कि इसमें दो बेलन बन रहा है, दो सिलेंडर बन रहा है। तो बाहरी बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन के आयतन को घटाना पड़ेगा हमें, यानी कि बड़ा बेलन का आयतन माइनस छोटा बेलन का आयतन, यही करना होगा। तो अब हम बेलन के आयतन को घटा लेते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो मास बनेगा आयरन का वो कितना बनेगा। देखो ये बनेगा बाहरी आयतन और माइनस अंदर का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और एच दोनों के लिए सेम है, 120 सेंटीमीटर ही हाइट है दोनों की। तो हम पाई और एच को कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, और अंदर केवल लिखेंगे कि अंदर बचेगा हमारे पास बस अब आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर, और इसको 8 से गुना भी करना पड़ेगा क्योंकि 8 ग्राम है। अब देखो 8 ग्राम वाला सिस्टम हम बाद में करेंगे, पहले इतना ही गुना कर लो। ठीक है, 8 वाला हम बाद में लिख लेंगे वापस से। तो ये कितना हो गया दोस्तों, पाई तो हमारे सवाल में भी है, ऑप्शन में पाई है, तो इस पाई को गोली मारो हटाओ, बार बार इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एच से लिखना शुरू करता हूँ। एच कितना है, हाइट यहाँ पर दिया था आपको 120 है, तो एच की जगह पर मैंने 120 ले लिया। और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देखो आर दोनों हमें पता है कि एक 24 है और एक है 39, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा केस है, तो हम एक बार इनको जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो आर को एक बार आप जोड़ दो, 24 और 39 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 63, और एक बार घटा दो, घटाएंगे दोस्तों तो 6 और 9 15 बनेगा, यही बनेगा बिल्कुल। अब इसको हमें वापस से गुना किससे करना पड़ेगा, 8 ग्राम। देखो इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा आयतन बन रहा है, लेकिन सवाल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन है वो 8 ग्राम है। तो टोटल जितना सेंटीमीटर क्यूब बना है उसको 8 से हमें गुना करना पड़ेगा, तो इसको मैं 8 से गुना कर रहा हूँ। लेकिन हमें ग्राम में नहीं चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। लेकिन ये 1000 आप चाहें तो इसको हटा लें, ये किसी काम की नहीं है, आप बस ऊपर वाले को केवल गुना कर लें। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप चाहें तो मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, डीएस वगैरह चेक कर सकते हैं। लेकिन डीएस मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि अगर 6 और 3 आ गया तो ये 9 बन रहा है, और 9 से गुना करने पर डीएस 9 ही रहता है। तो ऑप्शन में हमें 9 डीएस ढूंढना पड़ेगा। जैसे पहले की अगर हम चेक करें तो देखो 5 4 9 है, ये तो गया, और 8 5 13 और 7 20, ये तो नहीं होगा, इसका खेल खत्म है। इसमें ये 9 हटा दो, 8 2 10 और 8 18, देखो ये 9 बन रहा है, ये अभी हो सकता है। ये 7 2 9, ये भी 9 बन रहा है, और ये 7 2 9 6 4 10 18, ये भी 9 बन रहा है। इसीलिए मैं 9 के चक्कर में नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे देखकर ऑप्शन ऐसा लग रहा था। चलो पहला ऑप्शन तो गया, 3 ऑप्शन बचे हैं, कोई और ट्रिक हम अपनाते हैं, या फिर हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यूनिट डिजिट भी अब लगाना मुश्किल है, यूनिट डिजिट क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसके लास्ट में भी 2 है और इसके लास्ट में भी 2 है। तो हम ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर गुना करके कि चलो लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट कर लेते हैं, या पूरा गुना ही कर लेते हैं, पूरा गुना भी उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आंसर 7 से कटेगा, ये हम कह सकते हैं ना, इसमें 7 है तो आंसर 7 से तो कटेगा, सीधी सी बात है। और 9 से तो कट ही रहा है, तो 7 से कटेगा, और 8 से भी कटेगा, यहाँ पर 8 है तो 7 और 8 से कटने वाला आप इसमें से चेक कर लीजिए। अगर इसको 7 से काटते हैं तो 7 एक बार में 1 9 7 दूना 14 5 और 2 7 7 49, ये 7 से नहीं कट रहा है तो इसको हटा दो। इसको 7 से चेक करो, 12 7 84 और 7 9 63, तो बच गया हमारे पास 4 2 7 से ये कट रहा है। अब 8 से चेक करो क्योंकि ये 8 से कटेगा, 8 8 64 और 8 चौके 32, 8 से भी कट जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चारा नहीं चल रहा है, अब हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें निकालना तो पड़ेगा, चलो निकालते हैं फिर, कोई बात नहीं है। देखो कटाओ, इसको थोड़ा सा कट रहा है जहाँ तक, अगर मैं डायरेक्ट इसको काट लूँ तो आप ये बोलेंगे दोस्तों ये 2 चौके 8 है और ये 25 चौके 100, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा ना, इसको कुछ इस तरीके से हम काटते हैं कि मज़ा आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इस जीरो से इसको काट रहा हूँ पहले। ठीक है, फिर ये मैं काट रहा हूँ 4 दूना 8 और ये 50 दूना का 100। ठीक है, और अभी आप ये काट लीजिए, 3 पच्चे 15 और ये 5 से 5 कट गया, तो नीचे एक जीरो बचा है बस। एक जीरो का मतलब लास्ट में एक ही पॉइंट आएगा, खेल खत्म। अब ऊपर तो अब जीरो आने से रहा तो आंसर ए हो गया, अब आगे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने इस दोनों ऑप्शन को तो ऑलरेडी ही कट कर दिया था कि ये नहीं होने वाला है। 2 ऑप्शन बचे थे, अब इसमें से हमने ये निकाल लिया कि नीचे एक ही जीरो आ रहा है, यानी कि भाग लगाने के बाद एक अंक के बाद ही पॉइंट आएगा, और वो ऑप्शन बी में है, तो बस खेल खत्म। वरना बाकी जो इसमें डेटा बच गए हैं आप उनको गुना करके चेक कर सकते हैं।
ये सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि बीमा वाले, कौन सी बीमा वाले, यहाँ पर लिखा है ये बीमा है, ठीक है। डायमेंशंस ये दिया है, एक धात्विक घनाभ का, धातु से बना एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसका ये आपको डायमेंशन दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब ये कह रहा है कि इसको पिघलाया जाता है और समान आयतन वाले यानी कि सेम वॉल्यूम वाले 8 घन बनाए जाते हैं, 8 क्यूब बनाए जाते हैं, ठीक है। और घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, वो सभी 8 घनों के यानी कि 8 क्यूब्स के जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, उसके योगफल से रेशियो पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है ये निकालना, इसको निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। पहले तो हम यहाँ पर देखो, जब पिघलाया गया है, पिघलाया गया है तो मैंने बोला था कि वॉल्यूम सेम करेंगे, तो वॉल्यूम हम सेम कर लेते हैं। देखो किसकी वॉल्यूम सेम करेंगे दोस्तों, घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन तो यही होगा ना, घनाभ का आयतन 8 जो घन बनाए जाते हैं उनके आयतनों के योग के बराबर होगा। तो 8 और घन का आयतन क्या होता है, एल क्यूब। तो 8 एल क्यूब किसके बराबर होगा दोस्तों, 18 और गुना का 36 और गुना का, यहाँ 2 नहीं है 72 है, ये थोड़ा आप इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ 72 है, दिस इज 72, एक मिनट, ये है 72 सेंटीमीटर यहाँ पर, और ये भी 72 होगा आपको लास्ट में, ये आप थोड़ा सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है यहाँ पर टाइपिंग में। अब इसको 8 से अगर मैं काटता हूँ दोस्तों, तो ये 8 से कट जाएगा, 8 9 72, और एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें क्यूब लिखना है, तो देखो एक 9 तो निकल के आ ही जाएगा 18 में से, और यहाँ से और यहाँ से। अब 36 में हमारे पास 4 रह गया और यहाँ पर 2 रह गया, 4 दूना 8, तो एक 2 और आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 18, एल का मान हमने निकाल लिया दोस्तों 18। अब हमें रेशियो बताना था घनाभ का टोटल सरफेस एरिया और 8 घनों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल से, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं दोस्तों कि रेशियो अगर हमें बताना है तो ऊपर घनाभ का टोटल सरफेस एरिया लिखना है, वो क्या होता है 2 और इंटू एल बी यानी कि 18 और गुना का 36, और प्लस बी एच यानी कि 36 और गुना का 72, और प्लस का एच एल, तो 72 और गुना का 18 वापस से, और अपोन में कितना हो जाएगा हमारे पास 8, और इंटू का 6 एल स्क्वायर होता है, घन का क्षेत्रफल जो होता है वो 6 एल स्क्वायर होता है, तो 6 और एल का मतलब 18 का स्क्वायर, तो 18 गुना का 18, यही आएगा दोस्तों। बात समझ रहे हैं आप। अब इसको कटा पिटा लीजिए जैसे आप कटा सकते हैं। देखिए मेरी माने तो पहले एक 18 को हम काटते हैं, देखो एक 18 को काटे तो इसमें भी एक बार 18 है, इस 36 में भी एक बार 18 है, 18 दूना 36, और यहाँ से भी एक 18 कट गया, इस 18 से भी हम काटते हैं तो 18 दूना 36 यहाँ पर कट जाएगा, और ये 18 चौक 72 कट जाएगा, और ये 18 चौक 72, ठीक है। और ये 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8, तो कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, ऊपर बच गया 2 एकम 2 और प्लस 4 दूना 8 और प्लस 4, और नीचे बच गया 6 चौका 24, सही है। एक मिनट एक मिनट, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा, बिल्कुल, और वो क्या है मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ठीक है। 6 क्यों नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि हमें पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना है, पार्श्व का मतलब 4 एल स्क्वायर, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 एल स्क्वायर, और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे यानी कि 2 पृष्ठ नहीं लेंगे तो केवल 4 एल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 4 चौके के नीचे 16 आएगा, अब ये नीचे हमने गलत कर दिया, यहाँ पे 16 आएगा, तो ये 8 4 12 और 2 14/16 आ गया, 2 से काटेंगे तो 7/8 आएगा, 7/8 अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक छोटा सा सवाल है, जल्दी से देखिए इसको, जल्दी से देखकर और जल्दी से क्लियर करते हैं। एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके आधार, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन में क्या होता है 2πRh, और ये आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ ये स्क्वायर से ये आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो सीधी सी बात है हम r/h क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आर तो उधर ही है, एच गया है, तो 2/5 ये लिख सकते हैं, 2/5 का मतलब ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। देखें दोस्त, इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, 18 सेंटीमीटर ऊंचे और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला शंक्वाकार कोटर निकाला जाता है, ठीक है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सीधी सी बात फिर से वही है, एक बेलनाकार लकड़ी है इस टाइप का, ठीक है, और इसमें से ये कह रहा है कि इसकी समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार कोटर काटा गया है, यानी कि इसके अंदर से एक कोण को कट कर लिया गया है।
अब जो चीज़ बच गया इसको काट कर निकालने के बाद उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। तो मैंने आपको शुरू में एक ऐसा सवाल समझाया था शायद 2 नंबर जिसमें 2 कोण काटे गए थे। अगर आपको ध्यान हो तो बिल्कुल वैसे ही हम बनाएँगे। देखो जब ये कट कर निकल जाएगा तो हमें कौन-सा सरफेस एरिया कौन-सा एरिया निकालना रह जाएगा, तो आप बोलेंगे देखो ये साइड-साइड का निकालना रह जाएगा, ये निकालना रह जाएगा, ये ऊपर वाला एरिया निकालना पड़ेगा और ये एक शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना रह जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये तो कट के निकल चुका है, ये वाला एरिया कट के निकल चुका है, ठीक है? देखो मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ग्रीन वाला ये तो कट के निकल चुका है, तो ग्रीन वाले को हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब काट कर निकालेंगे तो ये चीज़ आउट हो जाएगी। तो हमें अब क्या-क्या निकालना रह गया है, जो-जो लिखना है हम अभी लिख देते हैं कि देखो हमें अब क्या-क्या लिखना है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों पहले बेलन का हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई RH, तो 2 पाई RH लिखना है। प्लस अब इसके बाद हमें शंकु का वक्र पृष्ठ लिखना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई R और L, 1 मिनट ये L है एक्चुअली में, ये L है, ठीक है, पाई R L और प्लस का हमें एक बार इसका आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई R स्क्वायर एक बार लेना है, ठीक है, पाई R स्क्वायर। मैंने कहाँ से लिखा आप इजीली समझ सकते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया तो हम लिखते ही लिखते, आप चाहो तो टोटल सरफेस एरिया में से एक बार ये घटा के फिर शंकु का जोड़ सकते हो, लेकिन उससे अच्छा यही तरीका है। मैंने बेलन का ये साइड साइड का ले लिया और बेलन का ये ऊपर वाला ले लिया और एक ये शंकु का ले लिया, बस अब इसको जोड़ लीजिए, निकाल लीजिए। इसमें देखिए क्या कॉमन हो सकता है, तो आप बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो पाई हर एक ऑप्शन में दिया है तो मैं पाई को लिखना भूल जाता हूँ, केवल आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, पाई को छोड़ो और अंदर बच जाता है इसमें 2h और प्लस का इसमें क्या बचता है एल बचता है और प्लस इसमें क्या बचेगा एक बार आर बचेगा, बस। तो ये हो गया हमारे पास दोस्तों आर और इंटू का कितना, अंदर वाला सब लिख कर जोड़िए जिसकी जिसकी हमें ज़रूरत है, या वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। डायरेक्ट वैल्यू अगर आप रखना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आर के जगह पर आप कितना रखेंगे, सवाल में आर है 7.5, ठीक है, तो आर के जगह पर मैंने रख दिया कि 7.5 हो गया। अंदर 2h है और हाइट है यहाँ पर 18, तो 18 दूना 36 हो गया 2h के बदले, प्लस फिर से एक बार l है और एक बार r है। तो r के लिए तो मैं वापस से 7.5 लिख दूंगा, लेकिन l हमें नहीं पता है तो l अब हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात समझिए अब हम कि l कैसे निकालें। देखो अब l निकालना है दोस्तों, सवाल में आपको हाइट दिया है और त्रिज्या दिया है और l बताना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो एक बात समझना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सबसे ऊपर टॉप में कि अगर मैं रेशियो में बात करूं एल निकालना, अब या तो आप पाइथागोरस लगाओ या एल डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, जैसे दिमाग दौड़ा के जिस तरीके से वैसे आप निकाल लो, ठीक है। तो मैं एल के लिए यहाँ पर छोटा सा एक खेल खेलता हूँ, देखो जैसे ये 18 हो गया, ये है हमारे पास क्या एच है, ठीक है, और एक चीज एक वैल्यू हमारे पास है 7.5 और एक वैल्यू हमें निकालनी है एल की, यानी कि हाइपोटेनस कर्ण निकालनी है। तो इनका अगर मैं रेशियो में बात करूं, ठीक है, रेशियो में बात करूं दोस्तों, इनको अगर मैं काट कर लिखता हूं तो देखो ये 18 कितना से कट जाएगा आपका, तो आप बोलेंगे ये दोस्तों 6 से कट जाएगा, 6 तियाँ 18, या एक काम करते हैं इस पॉइंट को हटाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं इस चीज़ को नीचे ही लिख कर समझा देता हूँ, इनको हटाओ, यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वापस से बाद में मिटा लेंगे। देखो यहाँ पर ये मैं बोल देता हूँ दोस्तों कि ये 18 था और एक था 7.5, तो मैं इसमें का पॉइंट हटाकर इसमें 0 चिपका देता हूँ और एक वैल्यू हमें पता नहीं है। अब इनको काटेंगे तो देखो ये 15 से कट जाएगा, 15 से ये 12 बार में कटेगा और ये 15 पचे 75 और एक वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अब ये 5 12 13 वाला केस बन गया, ये 13 बनेगा, ठीक है। अगर एक 5 है एक 12 है तो एक 13 बनेगा, सीधी सी बात है। और ये देखो 5 का ये कितना गुना था दोस्तों, 5 के बदले में ये 7.5 था, तो 1.5 गुना था, 5 का 1.5 गुना था, तो ये 13 भी नहीं होगा, 13 का 1.5 गुना होगा। तो 13 को 1.5 से अगर गुना करेंगे तो 13 पचे 65 का 5 और 13 एकम 13 और 6 21.5 आएगा, क्या ये सही गुना किया है मैंने, 13 पच्चे 65 और हाथ में 6, 13 एकम 13 और 6 19 होगा ना, 19.5 आएगा ये, ठीक है। तो आपको देखो अगर आपको पाइथागोरस लगाने का मन है आप लगा लो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ऐसे ही रेशियो से निकालो, तो 19.5 हमारा आएगा दोस्तों। मान किसका, ये मान आ रहा है हमारे पास एल का मान, एल नहीं सॉरी किसका है, एल का ही है, ठीक है। तो एल के जगह पर हम यही मान भरेंगे। अब इनको मैं एक बार हटा लेता हूँ ताकि हमें वैल्यू पुट करके हम निकाल सके। ये बस मैंने आपको बताने के लिए इसका मान रख के और निकाल दिया कि अगर आपको जल्दी में निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से मैं कह देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, वो 19.5 आ गया था। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। देखो अब ये हो गया हमारे पास दोस्तों 7.5 को 7.5 ही रहने दो। आप चाहो तो इसको पूरा गुना कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो पूरा गुना करो। या अब देखो पहले हम अंदर वाले को जोड़ कर लिखते हैं कि अंदर वाला कितना है, जोड़ने के बाद उसके बाद बात करेंगे। बाहर वाले को छोड़ो, इनको जोड़ो, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो आप बोलें कि ये 19 और 7 हो गया, 9 7 16 26 और 1 27, 27 और 36 कितना हो गया 63, 63 और गुना का ये 7.5। अब देखो चूंकि सारे ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं तो मैं इस 7.5 को लगभग 7 मान के ही चलता हूँ पहले, कि 7 मान के मैं देखता हूँ कितना आंसर आता है। अगर ये 7 होगा तो गुना करेंगे तो देखो 7 या 21 का 1 और 6 7 42 और 2 44, 441 ये आ रहा है। ठीक है, 441 आ गया। तो मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि अगर ये 441 आ रहा है तो 441 से ऊपर ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि अभी हमें 7.5 से गुना करना था और मैंने केवल 7 से ही गुना किया है। तो आंसर जो होगा वो 441 से ऊपर वाला आंसर होगा, और ये हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आंसर हो गया, नहीं तो वैसे हम गुना करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब ये सवाल देखिए भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको। इसमें बोला गया है कि किसी गोले की त्रिज्या 2.5 डेसीमीटर है, सॉरी, गोले की त्रिज्या में 2.5 डेसीमीटर की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 110 डेसीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो गोले का आयतन बताना है कितना होगा। ठीक है, चलो देखो पहले फिर से वही बात हम करेंगे कि गोले का आयतन बताना है तो पहले हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। अब त्रिज्या में सवाल में ये कह रहा है कि त्रिज्या को अगर 2.5 बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है 110। तो इसी का हमें फ़ायदा उठाना है और इसी का इस्तेमाल करके हमें बनाना है, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि क्या किया जा सकता है सवाल में। पहले तो आप ये बोलेंगे दोस्तों कि देखो जब हम त्रिज्या को इतना बढ़ाएंगे, पहले से देखो अंतर आता है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r² गोले का। तो हम ये बोलेंगे कि मान लो बढ़ाने के बाद जो त्रिज्या हो जाता है वो बड़ा आर हो जाता है, तो ये 4 पाई, एक मिनट हटाओ सबको, देखो 4 पाई और बड़ा r² और -4 पाई और छोटा r², यही जो अंतर आता है ये 110 पाई का आ जाता है। ठीक है, यही आता है। तो 110, केवल पाई भी नहीं है इसमें, 110 का अंतर आ जाता है। ठीक है, 110 का अंतर आ गया। अब यहाँ से हमें आर निकालना है। ये बड़ा वाला जो आर है ये सवाल के हिसाब से 2.5 ज़्यादा किया गया है, तब ये बड़ा वाला आर आया है। अब 4 पाई दोनों में ही कॉमन है तो मैं 4 पाई को बाहर कॉमन ले लेता हूँ। तो 4 पाई को कॉमन लेने से बाहर बनेगा 4 पाई का मतलब 22/7, और अंदर कितना बचेगा ये 22 है। एक मिनट, ये है 22, और अंदर कितना बचेगा देखो, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो ये फिर से वही a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का खेल बन गया, यानी कि आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर ऐसे बनेगा, आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर, और बराबर का 110 आ गया। अब यहाँ से आप देखो ये 22 से काट सकते हैं, 22 बचे 110 होता है, तो 7 बचे 35/4 हमारे पास अभी बच रहा है, यही बचेगा 35/4। तो अभी हम आगे देखते हैं कि आगे क्या बन रहा है हमारे पास। आर प्लस आर हमें दोनों जोड़ना है दोस्तों। तो सवाल में देखो बड़ा आर जो है, सवाल के हिसाब से बड़ा आर जो है ये 2.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है पहले वाले आर से। तो बड़ा आर के जगह पर अगर मैं इसको लिख दूं कि आर और प्लस का 2.5 और प्लस का ये छोटा आर, और अंदर भी बड़ा आर के जगह पर मैं लिख देता हूँ आर प्लस 2.5 और माइनस का छोटा आर, यही होगा। और बराबर कितना आया था हमारे पास 35/4। अब ये देखो आर से ये आर तो कट जाएगा, तो हमारे पास केवल एक 2.5 बच जाएगा, जिसको हम इधर लाके घटा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया दोस्तों 2r और प्लस का 2.5, और इंटू का भी हमारे पास क्या बच गया है, इंटू का 2.5। अब थोड़ा अपना ध्यान से समझ लीजिएगा, और बराबर क्या आ गया है हमारे पास 35/4, ये आया है 35/4। अब ये कितना बन गया हमारे पास, 2.5 से गुना करेंगे तो 2.5 दूना 5 बनता है, यानी कि 5r, और प्लस का 2.5 को 2.5 से गुना करेंगे तो 6.25, 25 का स्क्वायर। ठीक है, और 35/4 कितना होता है देखो, 4 अट्ठे 32 और पॉइंट का 75। तो यहाँ से आप बोलेंगे दोस्तों कि 5r कितना आ गया, 6 को उधर ले आके घटा देंगे तो 2 और पॉइंट का 5, यानी कि r का मान आ गया देखो 2.5 है, यानी कि 1/2। r का मान हमारे पास 1/2 आ गया। अब हमें क्या बताना था सवाल में, देखिए एक बार सवाल में हमें बताना था दोस्तों गोले का आयतन। आयतन यानी कि 4/3 और पाई r क्यूब, यही बताना था। तो लिख लेते हैं
4/3 देखो आयतन लिखना है तो मैं यहाँ पे आयतन लिख देता हूँ। दिस इज 4/3। पाई का मतलब 22/7 और आर क्यूब का मतलब 1/2 का क्यूब 8, यही होगा। अब ये देखो 4 दूना 8 कट जाएगा और 2 से 11 दूना 22 कट जाएगा, तो ऊपर 11 आएगा और नीचे 7×3 = 21 आएगा। 11/21 अपने आंसर होगा, यानी कि इसका बी सही उत्तर है। ठीक है, देखो ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा आपको, आप बताओ। पहले से अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सवाल देखो यहाँ पे कह रहा है किसी लंब पिरामिड का आधार है 8 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज है आधार, ठीक है, और ऊंचाई दे रखी है, पिरामिड का आयतन बताना है। आयतन बताना है, पिरामिड शंकु जैसा होता है, तो आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, देखो बेस का एरिया और इंटू का हाइट, यही होगा। तो 1/3 बेस का एरिया, बेस एक समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 और इंटू का साइड स्क्वायर, साइड यहाँ पर 8 है तो 8 इंटू का 8 और इंटू का हाइट, हाइट कितना है हमारे पास 30√3 है। अब ये देखो √3 और इस √3 से ये 3 कट जाएगा और ये 4 दूना 8 कट जाएगा, तो 8 दूना 16 3 48, 480 इसका आंसर होगा। ये 480 आप पहला ऑप्शन बना लो, यही सही उत्तर है। ठीक है, 480 सही आंसर आएगा। अगला सवाल देखो, इसमें कह रहा है किसी बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि दी हुई है 158.4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, इसमें कितना लीटर पानी समा सकता है, यानी कि इसकी वॉल्यूम बतानी है आपको, आयतन बतानी है। और ये भी लिखा है दशमलव के एक स्थान तक। देखो जब दशमलव के 1 या 2 स्थान तक दे दें तो आपके पास एक ही चारा बचता है, वो है अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हर एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर काफ़ी करीब करीब है, देख रहे हैं आप जैसे कि, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन वाला भी चारा नहीं बचता है। तो कुल मिलाकर अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सवाल है आपके लिए कैलकुलेटिव, आपके लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए ये सवाल कैलकुलेटिव बन चुका है। तो अब ये कैलकुलेटिव है तो हमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, और वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले आधार की परिधि दी हुई है, यहाँ से हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें आयतन निकालना है बेलन का। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच तो हमें पता है कि 1 मीटर है, लेकिन आर नहीं पता है, तो हम आधार की परिधि लिखते हैं कि ये 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई का मतलब 22/7 और आर और बराबर का ये किसके बराबर है दोस्तों 158 और 0.4, ठीक है, 158.4 के बराबर है। अब सवाल में मैं इस अगर पॉइंट को हटा देता हूँ तो नीचे 10 आ जाएगा पॉइंट हटाने के लिए। और सवाल में ये भी कह रहा है दोस्तों कि हमें लीटर में बताना है आंसर, और ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए पहले 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये नीचे 1000 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको साफ सुथरा थोड़ा लिख देता हूँ, तो आप ये कहेंगे दोस्तों कि पहले पॉइंट हटाने के लिए हमने नीचे 10 लगा दिया, लेकिन इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए और 100 से भाग करेंगे तो ये नीचे 1000 आ जाएगा। अब देखो 22 से अगर इसको काटते हैं तो 22 सत्ते 154 होता है, और 22 दूना 44, ये कट गया, और 2 से ये कट जाएगा, 36 दूना 72। तो आर की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आएगी वो 36 गुना में 7 और बटा का 1000, ये आएगा हमारे पास आर की वैल्यू। आर की वैल्यू ये आ गया हमारे पास, और हमें निकालना क्या था दोस्तों, हमें आयतन निकालना है, तो हम यहाँ से आयतन निकालते हैं। देखो अब आयतन निकालना है तो वॉल्यूम जो होता है बेलन का वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई के बदले में 22/7, आर स्क्वायर के बदले में यही लिखना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर के लिए हम 36 का स्क्वायर पहले करेंगे, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, फिर 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, और बटा ये 1000 का स्क्वायर हो जाएगा 1000 के लिख देता हूँ, इस पर 3 जीरो और आएगा। और साथ में हमें क्या लिखना है अब एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो एच की जगह पर देखो 1 मीटर है तो मीटर को 1 मीटर ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें लीटर में बदलना है, तो मीटर को बाद में आप 1000 से गुना कर लेंगे तो लीटर बन जाएगा। अब देखो चूंकि बाद में हमें 1000 से गुना करना है इसको लीटर में बदलने के लिए, तो हम इस के को ही हटा देते हैं, के का मतलब 1000 होता है, ये कट गया। अब जो बचता है इनको गुना भाग कर लो, बस यही काम है हमारे पास। 7 से 1 हटा देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49, यही आएगा। तो हमारे पास जो बचता है दोस्तों, ये बचता है ऊपर 22 और गुना का 1296, 1 मिनट, ये बचता है 1296 और गुना का 7, यही बच गया हमारे पास, और कुछ तो नहीं दिख रहा है मुझे। अब इनको गुना करना है तो हम यूनिट डिजिट से काम कर सकते हैं देखो, लेकिन यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि हमें दशमलव के बाद एक ही स्थान तक बताना है। तो दशमलव के बाद कितना स्थान आएगा ये तो हमें नहीं पता है, 6 दूना 12 सत्ते 84, लास्ट में 4 आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि 4 वाला सही उत्तर हो, तो हमें गुना करना चाहिए यहाँ पर। ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी दशमलव के बाद एक स्थान तक कहे करेक्ट टू 1 डेसिमल, यानी कि आगे तक दिया ही नहीं है, और हम ऐसे गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट आएगा ना हमारे पास, यूनिट डिजिट का मतलब। तो हम इनको गुना कर लेते हैं एक बार। देखो गुना करने के लिए आसान तरीका है, पहले इसको 7 दूना 14 से गुना कर लेते हैं,
तो यहाँ 11 बच जाएगा, इसको 14 से गुना करेंगे, 14 छक 84 के 4 हाथ में 8, 14 नमा 126 और 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14, तो 134, 13 बच गया। और फिर 14 दूना 28, 28 और ये गुना गलत तो नहीं हो रहा है, 28 और 13 41 होगा क्या, 28 और 13 41, तो हमारे पास यहाँ 1 आ गया, फिर बच गया कितना 4, और फिर यहाँ पर 14 एकम 14 और 4 18, इतना आ गया हमारे पास गुना करके। अब इसको 11 से गुना कर लेते हैं, 11 से गुना करना तो आसान है, देखो 4 का 4, फिर 4 4 8 आ जाएगा, फिर 4 और 1 5, और 8 और 1 9, और 8 और 1 9 और 1, ये इतना आ रहा है दोस्तों। ठीक है, मैं साफ साफ लिख देता हूँ ये कितना आया है, ये आया है 199 और 5 और फिर 84। और इसको चूंकि ये जो नीचे 1000 था, इस 1000 से हम डिवाइड भी करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे पॉइंट आने का मतलब ये आ रहा है 199 और पॉइंट 5 है तो एक जोड़ देंगे 6, यानी कि ऑप्शन डी के बराबर आ रहा है। अब देखो इसमें यूनिट डिजिट लास्ट में 4 ही आ रहा है, लेकिन चूंकि ये एक ही अंक तक दिया है दशमलव में, तो अगर हम यूनिट डिजिट 4 चेक करते तब हमारा आंसर बी आ जाता उस हिसाब से। जल्दी जल्दी में हम कहते हैं कि चलो इकाई का अंक चेक कर लेते हैं, और लास्ट डिजिट 4 आ जाता है, और 4 ऑप्शन बी में दे भी दिया है। देखो कितना ये टुच्चा सा काम किया है भाई, लास्ट में ये फंसाने के लिए, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए कि सारे बंदे इसी पे ला के चल देंगे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कोई भी चेक करेगा तो लास्ट में यही 4 आएगा और ऑप्शन बी मार्क करके चल देगा, लेकिन सही आंसर यहाँ पर डी है, क्योंकि डी इसके करीब है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब ये सवाल देखो भाई, अगले सवाल में यहाँ पे कह रहा है कि एक पिरामिड का आधार है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, और इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो पिरामिड का आयतन बताना है। पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 और आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल देखो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और इंटू साइड का स्क्वायर, साइड 10 है, 10 का स्क्वायर 100, और इंटू का हमें क्या लिखना है ऊंचाई, तो ऊंचाई है 40√3। फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, पिरामिड का आयतन जो होता है 1/3 और आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। ठीक है, यानी कि बेस का एरिया और इंटू का हाइट, √3 से √3 और ये 3 कट गया, और 4 से ये 0 कट जाएगा, तो ये 1000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ऐसा सवाल तो एक हमने किया था शायद, आई थिंक। ये सवाल देखिए, इसमें कह रहा है दोस्तों कि एक शंक्वाकार टेंट में 25 व्यक्तियों को बैठाना है, प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर जगह और सांस लेने के लिए 80 सेंटीमीटर क्यूब हवा चाहिए, तो टेंट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो टेंट की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पहले यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों कि 25 व्यक्ति हैं और हर एक व्यक्ति के लिए जगह चाहिए 4 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से सरफेस एरिया लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो शंक्वाकार अगर टेंट है, इस तरीके का टेंट है, तो व्यक्ति जो बैठेंगे वो यहाँ पे बैठेंगे व्यक्ति, यानी कि केवल आधार के क्षेत्रफल पर बैठेंगे, तो आधार का क्षेत्रफल हमें केवल निकालना पड़ेगा। इसके हिसाब से हम ये कहेंगे दोस्तों कि आधार का क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा। देखो एक व्यक्ति तो जगह लेता है 4, लेकिन ऐसे ऐसे 25 व्यक्ति इसमें आ सकते हैं, यानी कि 100 के बराबर हो गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों, ये 100 के बराबर हो गया, पाई आर स्क्वायर तो 100 के बराबर हो गया, ये 100 आ गया पाई आर स्क्वायर। अब हमें देखो 80 सेंटीमीटर क्यूब, 80 मीटर क्यूब एक व्यक्ति के लिए हवा भी चाहिए, तो यहाँ से हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, शंकु का आयतन होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पर हम ये 100 रख देते हैं, और इंटू का एच, ये किसके बराबर हो जाएगा, आयतन के बराबर। आयतन आपको पता है कि एक व्यक्ति 80 मीटर क्यूब सांस लेता है, लेकिन ऐसे ऐसे 25 व्यक्ति हैं, तो 25 गुना में 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए दोस्तों, तो हमें यही देख के कह सकते हैं कि आंसर 3 से कटना चाहिए और वो 60 होगा, क्योंकि ये 3 किसी से नहीं कट रहा है, ये राइट साइड में जाएगा ही, तो 3 से कटने वाला आंसर होगा। आप चाहो तो इसको कटा लो, 25 चौके 100 और 4 से 20 चौके 80, तो एच का मान 20×3 60 आ जाएगा, तो 60 अपना आंसर है। ठीक है, ये सवाल देखिए, एक लंब प्रिज्म का आधार 15 है और 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यदि उसकी ऊंचाई 8 है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, प्रिज्म में आपको ये लिखना पड़ेगा कि सी ए से, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया और +2 इंटू बेस का एरिया। ठीक है, यानी कि ऐसा मान लो, अगर हम बेलन के जैसा ही प्रिज्म मान लें, तो आप ये कहेंगे दोस्तों इसका एरिया और इसका एरिया, और फिर ये साइड साइड वाले का एरिया, यही निकालना है, तो इसीलिए मैंने साइड साइड वाले को सी ए से लिख दिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, ये हमें निकालना रह गया। तो बस ये चित्र केवल आपके समझाने के लिए था आपको। अब यहाँ पर सी ए से हम कैसे लिखेंगे, देखो सी ए से क्या होता है, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, मैंने पहले ही बताया था। आधार का परिमाप और गुना का ऊंचाई। आधार का परिमाप क्या होगा, देखो आधार एक वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुना में भुजा होता है, और भुजा है यहाँ पर 15, तो 15 चौके 60 हो गया, और इंटू का ऊंचाई हमें लिखना पड़ेगा, तो हाइट कितना है 8 है, और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया, तो बेस एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 225। बस यही निकलना है, 8 छक 48, यानी कि 480,
और ये कितना होगा, 25 दूना 50 और 2 दूना 4, 450, तो ये हो गया 930। 930 आंसर होगा, यानी कि दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल देखिए, इस तरह का सवाल भी मैंने इसी वीडियो में करा दिया है। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, अभी काफ़ी रात हो चुकी है, ठीक है, और वीडियो केवल आप लोगों के लिए बन रहा है, और आप लोग बिल्कुल हमें सपोर्ट कर सकते हैं, पैसे से नहीं तो कम से कम वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके, आपके लिए बस यही काफ़ी है, ठीक है। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और लाइक करना भी, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिए जब भी देखिए तो, ठीक है। और पूरी प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, आप लोगों के लिए बनाई हुई है, आप इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें ये वीडियो बनाने का, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल कह रहा था कि एक लंब, और आप एनके मैथ जो टेलीग्राम ग्रुप है एनके मैथ नंदू कुमार, उसको भी ज्वाइन करें, वहाँ से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगला टॉपिक कौन सा हो ये भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आपको दी हुई है, व्यास का अनुपात दिया है, ठीक है। ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया है। ऊंचाई कितना होता है दोस्तों, एच, व्यास यानी कि डायमीटर होता है 2r, ये किसके बराबर है, ये है 6/5 के बराबर। अब इस 2 को अगर मैं उधर लिख दूं तो h/r केवल कितना हो जाएगा दोस्तों, 12/5 के बराबर हो जाएगा। और हमें तिरछी ऊंचाई बतानी है, यानी कि l बतानी है। हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि एक 12 है, एक 5 है, तो एक 13 होगा। 5 12 13 का आपको ट्रिपलेट याद होगा। देखो l, r और h ये ट्रिपलेट बनाएंगे, सीधी सी बात है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो अगर एक 5 है एक 12 है तो ये 13 ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है 13 हो जाए, ये 13 का मल्टीपल भी हो सकता है। 13 का मल्टीपल देखो ऑप्शन में 26 भी है और 13 भी है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आंसर 13 होगा या 26 होगा। तो इसके लिए हमें एक बार क्रॉस चेक करना होगा। तो हम इनमें के लगा करके मान लेते हैं कि ये 12 के है, ये 5 के है और ये 13 के है, ठीक है। अब हमें सवाल में दिया हुआ है उसका आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हो गया 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब हो गया, देखो यहाँ से 5 के का स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर, और इंटू का एच हमारे पास कितना था, 13 के। ये किसके बराबर है, ये सवाल के हिसाब से दोस्तों बराबर है किसके, ये 2200 और बटा 7 के। अब यहाँ देखो 22/7 से 22/7 तो कैंसिल आउट हो गया, और ये 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, हमें एच लिखना था ना, हमने एल लिख दिया 13 के। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे गड़बड़ है। हमें क्या लिखना था, यहाँ पर केवल एच लिखना था, तो एच के लिए हम 12 के लिखेंगे ना, और बराबर का 2200 और बटा का 7 लिखेंगे, यही था। ये नहीं है, अलग है, ठीक है। अब इसको निकालिए, देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। और ये 22 से ये 22 कट जाएगा, और ये देखो 25 से ये 25 चौका 100 कट जाएगा, और ये 4 से 4 तियाँ 12, और इस 3 से ये 3 भी कट गया। तो के का क्यूब हमारे पास कितना बच जा रहा है दोस्तों, के का क्यूब हमारे पास 1 बच गया, यानी कि के की वैल्यू अब 1 आ गई। तो अब हम श्योर हो गए कि के की वैल्यू अगर 1 है तो एल की वैल्यू हमने 13 के लिखी थी, तो ये 13 ही होगा, क्योंकि के की वैल्यू 1 है। तो आंसर 2 इसका सही उत्तर होगा। देखो अब के की वैल्यू अगर बाई चांस यहाँ पर 2 आ जाती तो हमारा आंसर 26 हो जाता, इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं लगाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखें दोस्त, अगला सवाल हमारे पास ये है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग है वो है 20, यानी कि एक क्यूबाइड है, उसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का जो सम है वो है 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई यानी कि इसके डायगोनल की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। मुश्किल नहीं है सवाल निकालना, ठीक है। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं, 2 × LB + BH + HL, यही काम करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से, यहाँ पर जो दिया है पहले वो एक बार हम निकालते हैं। पहले हमें क्या निकालना है आप ये भी समझ लो, अगर परेशानी आ रही है तो हमें ये निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो हम टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं 2 इंटू का LB और प्लस का BH और प्लस का HL, यही होता है। आप ध्यान से समझिएगा, यही हमें बताना है कि ये कितना आएगा। अब हमें ये दिया है दोस्तों यहाँ पर कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है 20, यानी कि लंबाई को मैं L मान लूँ, चौड़ाई को अगर B मान लूँ और ऊंचाई को H मान लूँ, तो L + B + H कितना दिया है 20। और यहाँ पर ये भी दिया है विकर्ण की लंबाई 12 है। विकर्ण क्या होता है, √L² + B² + H²। और अगर मैं रूट हटा दूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ दोस्तों L² + B² और प्लस का H²। ये किसके बराबर होगा, ये 12 का स्क्वायर 144 के बराबर होगा। देखो विकर्ण डायगोनल होता है √L²
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वो 12 के बराबर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा और 144 आ जाएगा। अब इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं दोस्तों, तो इसका होल स्क्वायर आपको पता होगा। देखो ये अलजेब्रा का सवाल अब बन गया टोटल कुल मिलाकर। मैं इसका अगर होल स्क्वायर लिखूंगा तो ये कितना आएगा बताओ। तो आप बोलेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, या होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही होता है। और प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ होता है एल बी यानी कि ए बी प्लस बी सी यानी कि बी एच और प्लस सी ए यानी कि एच एल, यही होता है। और बराबर 20 का स्क्वायर 400, मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया है। अब ये तो सवाल में आपको दे रखा है दोस्तों 144, तो इसके जगह पर मैं 144 पुट कर देता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं 2 इंटू एल बी प्लस एच एल, एक्चुअली में यही हमें बताना है, यही तो एरिया है जो हमें निकालना है, तो मैं ए लिख देता हूँ एरिया के लिए। और ये आ गया 400 के बराबर, तो एरिया बराबर कितना आ जाएगा आपका, घटाएंगे 256, 256 ही आएगा ना, पहले 100 घटा देंगे तो 344 और घटाएंगे तो 256। तो ऑप्शन 4 अपना सही उत्तर है। तो ये अंतिम सवाल था अपनी वीडियो का दोस्तों। पूरा जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन है वो मैंने कवर कर लिया। और देखो जो क्वेश्चन इसमें आपको नहीं मिले होंगे वो आपको ज्योमेट्री की वीडियो में मिलेंगे, आप जा करके और ज्योमेट्री वाला वीडियो देखिए, ठीक है। ज्योमेट्री का जो मैंने सीजीएल मेंस वाला 2019 वाला बना रखा है पूरा सोल्यूशन, उसको जा करके देखिए। जो ज्योमेट्री इक्वेशन उसमें नहीं मिलेंगे वो आपको इस वीडियो में मेंसुरेशन में मिल जाएंगे, और जो इस वीडियो में आपको नहीं मिले होंगे वो आपको ज्योमेट्री वाले में मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और बिल्कुल बाहर मत निकालना बिना काम के। और ये आप सब लोग जिसके पास भी वैक्सीन अवेलेबल है आप ऑनलाइन कीजिए, 18+ हैं तो, और वैक्सीन जरूर से लगवा लीजिए और सेफ रहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।